हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेगा एजुकेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश की बात करते हैं या किसी देश की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नदियाँ किस प्रकार से उस देश या प्रदेश की उत्थान में या उसकी अर्थव्यवस्था में, उसके निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और इसी प्रकार से नदियों को किसी देश या प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो कृषि उत्पादन में हम बात करते हैं, मत्स्य उत्पादन में, उसके साथ जल विद्युत उत्पादन में, साथ ही आवागमन में बात कर सकते हैं परिवहन के रूप में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नदियां अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि के क्षेत्र में नदियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि किसी भी देश या राज्य का अधिकतर कृषि क्षेत्र नदियों द्वारा सिंचित होता है। मध्य प्रदेश में पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्रों तथा पठारी क्षेत्रों की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट हम कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश की नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय ढाल है या प्रायद्वीपीय नदियों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां या सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विस्तृत करती है, छोड़ती हैं। तथा दो प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अपने जल को अरब सागर में मिलाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा की। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के क्रम में सबसे पहले नर्मदा नदी को। यदि हम बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा के साथ साथ एक बात और हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। और इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यदि हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये नर्मदा नदी अपनी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर का लगभग 1077 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मतलब अपनी कुल लंबाई का 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। तथा अपने संपूर्ण बेसिन का लगभग 89.9% या 89.9% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके हम इस बात करते हैं नर्मदा नदी की बेसिन की, तो इसके क्षेत्रफल है लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। हम बात करते हैं सबसे पहले नर्मदा के उद्गम स्थल की। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार के मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, जहां पर एक नर्मदा कुंड है। नर्मदा कुंड से नर्मदा निकलती है। जिले की बात करते हैं, अनूपपुर। स्थान पठार की बात करें, ये स्थान की बात करते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक और पर्वत श्रेणी की बात करते हैं हम तो मेकाल। ठीक है। कुल लंबाई 1312
मध्य प्रदेश में बात करते हैं 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। जिलों की हम बात करते हैं तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, सीहोर, हरदा, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, इन सभी जिलों से नर्मदा नदी बहती है। साथ ही नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा दो राज्यों महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा रेखा बनाते हुए बहती है। जिले की बात हमने कर ली है। अनूपपुर, मंडला, उसके बाद डिंडोरी, जबलपुर, धार, धार तक जाती है, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, ठीक है। और मैंने बोला ये सिवनी और रायसेन जिले से के बीच में छूट गए थे, तो ये सभी नदियों को हम देख सकते हैं। ठीक है, अलीराजपुर हो गया। हाँ ठीक है। दो राज्यों की बात करते हैं हम, तो गुजरात और महाराष्ट्र की आप सीमा बनाते हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से उत्तर की ओर से 19 नदियां मिलती है तथा दक्षिण की ओर से 22 सहायक नदियां मिलती है। तो कुल सहायक की बात करते हैं 41 सहायक। उत्तर से 19, दक्षिण से 22 नदियां मिलती है। इसके और प्रमुख नाम भी हैं, जैसे इसके प्रमुख नामों की हम बात करते हैं तो रेवा, मेकलसुता, शंकरी, सोमप्रभा आदि इसके प्रमुख नाम हैं। और प्रमुख भूगोलविद टॉलमी ने इसे नमोदोष कहा है। ठीक है, तो टॉलमी की बात हम कर लेते हैं। भूगोलविद टॉलमी प्रमुख भूगोलविद हुए हैं फिलाडेल्फस टॉलमी, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ज्योग्राफी। तो उन्हीं टॉलमी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इसे नमोदोष कहा है। ठीक है, इसकी इस सहायक नदियों की बात करते हैं तो शेर, हिरन, दूधी, बंजर, कोलार, तवा, छोटी तवा, बड़ी तवा, शक्कर, उसके बाद बारना, तिंदोली, ऊटी, गंजाल और बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों को मैं नहीं लिखूंगा, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके किनारे नगर बसे हुए तो वही भेड़ाघाट, महेश्वर, ओंकारेश्वर, खंडवा, खरगोन वाला क्षेत्र है। उसके बाद वही जबलपुर, इसके किनारे मंडला देख सकते हैं, अनूपपुर, अलीराजपुर। तो प्रमुख किनारे बसे हुए नगरों को भी हम देख सकते हैं, होशंगाबाद, बड़वानी, बड़वा, ओंकारेश्वर की बात हो ही गई है। अब नर्मदा सेवा यात्रा की हम बात करते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा की एग्जैक्ट डेट है 11 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी।
नर्मदा को प्रदूषण से बचाने एवं इसके संरक्षण के लिए इस सेवा यात्रा को शुरू किया गया था और लगभग 148 दिन तक ये यात्रा चली थी। लगभग 3350 किलोमीटर की यात्रा को तय किया गया था। 11 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था और 2017 में इसकी समापन है। 15 मई 2017 को समापन। तो नर्मदा सेवा यात्रा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 11 नवंबर 2016 में आप स्टार्ट होते हैं तथा 15 मई 2017 को इसका समापन होता है। नमामि देवी नर्मदे का नारा हमें यहीं से मिलता है। तो 2017 में इसे एक प्रमुख जीवंत नदी की उपाधि दी गई है या जीवंत नदी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, जीवित नदी माना गया 2017 में। इसके अलावा क्या बचा है? नर्मदा के वाहन की हम बात कर लेते हैं। मगरमच्छ, ठीक है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है, कोई चीज छुट्टी तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट नदी के रूप में हम बात करने वाले हैं राजा रंतिदेव द्वारा महाभारत में वर्णित या राजा रंतिदेव द्वारा उद्गमित नदी चंबल की हम बात करने वाले हैं, जिसके कई नाम चर्मण्यवती, धर्मावती या चर्मावती भी हैं। तो हम बात करते हैं चंबल की। पहली नदी हमने देखी थी नर्मदा, दूसरी की हम बात करेंगे चंबल की, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा मालवा के पठार की जीवन रेखा कही जाने वाली है नदी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले से निकलते हुए राजस्थान के कोटा, बूंदी और हम देखते हैं सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्रों से गुजरते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भिंड, मुरैना, श्योपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा से लगभग 38 किलोमीटर दूर ये गंगा में मिल जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो चर्मावती, कर्मावती और चर्मण्यवती। कभी कभी तो मैं भी गड़बड़ा ही जाता। ठीक है, उद्गम को देख लेते हैं। जाम का है सहारा। चंबल नदी के उद्गम की हम बात करते हैं। इंदौर जिला मऊ के जानापाव पहाड़ी से आपका उद्गम होता है। यदि जिले की बात हम करते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं, तो आप इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर से होते हुए राजस्थान के कोटा क्षेत्र,
बूंदी, सवाई माधोपुर, और एक और रियासत है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। करौली। करौली भी राजस्थान की एक प्रमुख रियासत है। उसके बाद धौलपुर से होते हुए, ज्यादा थ्योरी हो जाएगी काफी। धौलपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर आप यमुना में मिल जाती है। ठीक है। यूपी के इटावा के निकट 38 किलोमीटर दूर, तो एक हेडिंग, एक स्टार लगा के प्रमुख लाइन बना लो। 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। ठीक है। तो इसके नाम हमने देख ही लिया है, चरमावती, धर्मावती, इंदौर जिले इसके ये। और इस पहाड़ी की बात करते हैं हम, जाना पाओ की, तो इसकी हाइट है लगभग 854 मीटर। ठीक है। पहाड़ी की हाइट की मैंने बात कर ली है। उसके बाद चंबल की हम बात करते हैं, जिला की हमने बात कर ली है। हाँ, कोटा कोटा में, या कोटा क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ के निकट लगभग 18 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनाती है, जिसे चूले जलप्रपात कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम, राजस्थान। क्या बात है, मार्कर ही छूट रहा है हाथ से। कोटा क्षेत्र आया, मार्कर को चेंज किया जाए। राजस्थान के कोटा क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। ऊंचाई है इसकी 18 मीटर। जलप्रपातों की ऊंचाई मीटर में ही होती है ना। इसकी प्रमुख लंबाई की हमने बात करी नहीं है, नर्मदा की बात कर ली थी। तो चंबल की प्रमुख लंबाई 965 किलोमीटर है। और लगभग 700 या 750 किलोमीटर के लगभग ही मध्य प्रदेश में बहती है। तो चंबल की हम यदि बात करते हैं, तो दूरी या लंबाई 965 किलोमीटर। ठीक। चंबल की हम दूरी या लंबाई की बात कर ली हम, 965 किलोमीटर है। और चंबल नदी को हम जानते हैं, जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा, कि ये बहुत ही उत्खात भूमि वाली नदी है। उत्खात भूमि सबसे ज्यादा मतलब कि यह गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। भिंड, मुरैना और श्योपुर में आपने देखा ही होगा, डाकुओं का क्षेत्र है। पुराने जब पहले होते थे डाकू, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, तो अब डाकुओं की चलती नहीं है। लेकिन उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो डाकुओं की भूमि हुआ करती थी। इसने बहुत बड़े बड़े, बहुत गहरे गहरे, लगभग 15-15, 20-20 मीटर गहरे इसने खड्डे बना रखे थे, और उनमें डाकू छिपकर रहते थे। तो बहुत गहरे खड्डों का निर्माण किया है, डाकुओं की भूमि है। साथ में हम देखते हैं कि मुरैना जिले में सबसे ज्यादा इसने अपरदन किया है। मतलब ये वहां पर एक जाल के रूप में फैल जाती है। और वहां पर जैसा कि हम देखते हैं कि काली मिट्टी का क्षेत्र हम कह सकते हैं उसको, तो वहां पर वो मिट्टी आसानी से कट जाती है, और कट के और बहुत खाइयों का निर्माण कर लेती है, और एक पंजाकार आकृति बना करके वहां पर जाल के रूप में निकलती है, और बहुत सारी वाहिकाओं, वितरिकाओं के रूप में बढ़ जाती है वहां पर चंबल नदी। मतलब मोटे तौर पे हम देखते हैं तो बहुत अच्छा दृश्य देखने लायक बनता है। डाकुओं की शरणार्थी तो आप कभी कभी रहे थे। इसके अलावा और चंबल की हम क्या बात करें, अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत सारी बातें मिल जाएगी।
लेकिन किताब के हिसाब से करेंगे तो कम मिलेगी। चंबल हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आज आपको मैप के माध्यम से नहीं बताया है नदियों को, तो कल मैं नदियों का मैप बना लूंगा। फिलहाल मेरा डस्टर हो गया। वैसे तो हम प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं, सभी बांधों को पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसमें प्रमुख 3 बांध हैं, उनको देख लेते हैं हम, जो कि महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले बात करते हैं मंदसौर में, तो गांधी सागर, और यह मध्य प्रदेश का सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया गया बांध भी है। उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में कोटा बैराज, जवाहर सागर, तीनों बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए किए गए हैं। ठीक है, मंदसौर, गांधी सागर, कोटा, कोटा बैराज या जवाहर सागर। चित्तौड़गढ़ की हम बात करते हैं तो राणा प्रताप सागर। सहायक नदियों की बात करते हैं तो शिप्रा, काली सिंध, बनास में जिस इसकी नदियां प्रमुख सहायक रही है। इसके अलावा हम बाकी नदियों को अगले वीडियो में देखते हैं।